हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था एमिनो की रासायनिक अभिक्रिया। आज हम इनकी अभिक्रियाओं को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इसको ख़त्म करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने कल 3 तक देखा था। आज है 4th अभिक्रिया जिसका नाम है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। एमिन होते इसके रासायनिक गुणधर्मों में एमिन की चौथी अभिक्रिया है जिसका नाम है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर 2 रिएक्शन हम समझेंगे। पहला क्या होता है समझिए। पहली दोस्तों हम लोग एलिफेटिक एमीन का प्रयोग करेंगे 1 डिग्री और सेकेंड में हम एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन का प्रयोग करेंगे और इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। क्या होता है देखिए ध्यान से। इसका सिंपल सा एग्जांपल है RNH2 जो कि है 1 डिग्री एमीन। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं HNO2, उपस्थिति होगी NaNO2 प्लस HCl, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तापमान लेंगे इसमें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग H को ऐसे लिख देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से एक N और यहाँ से ये N दोनों N2 के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, प्लस यहाँ से दोनों H होंगे वो एक ऑक्सीजन को लेकर के जल का अणु बना देंगे H2O। बाकी क्या बचा आप सोचिए। एक तो R बचा, एक बचा आपका यहाँ से एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो क्या बचा है ROH और इसको हम क्या बोलते हैं अल्कोहल। अर्थात हम यदि दोस्तों एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है अल्कोहल बनता है। तो एलिफेटिक 1 डिग्री की अभिक्रिया अगर नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है अल्कोहल। OH समूह जुड़ा होता है कार्बन श्रृंखला से, उसको क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं। सेकेंड अभिक्रिया के अंदर हम समझते हैं एरोमेटिक 1 डिग्री हम लेंगे। क्या होता है देखिए एरोमेटिक 1 डिग्री, बेंजीन लेंगे और बेंजीन के ऊपर NH2 समूह। इसकी अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, संख्या में 2 लेंगे 2HCl से करवाते हैं। क्या होता है देखिए ध्यान से। इसको भी गर्म करेंगे, इसके लिए लगभग 273 से लगा करके 278 केल्विन तापमान देंगे। यहाँ पर दोस्तों समझना ध्यान से, Na होता है वह एक Cl को लेकर के अलग हो जाएगा NaCl के फॉर्म में, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, मतलब 1 2 3 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये 2H2O बना देंगे, यानी कि 2 जल के अणु बना देते हैं। तो हाइड्रोजन तो हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। ठीक है, बाकी कौन बचा उसको लिखो। बेंजीन बचा, नाइट्रोजन बचा, यहाँ से नाइट्रोजन बचा और एक Cl बचा, क्योंकि एक ही Cl बाहर गया है तो एक Cl बचा। तो बेंजीन N2, इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक अच्छी चीज़ बनेगी है ना, जो कि आगे है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो बनेगी N2 और एक Cl बचा। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं BDC। देखिए डेफिनेशन पढ़ के, एरोमेटिक 1 डिग्री कम तापमान 273-278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाइएजोनियम लवण देती है तथा इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण कहते हैं। डाइएजोटीकरण का मतलब होता है डाइएजोनियम लवण का निर्माण होना। ये चीज़, इसके लिए अलग से एक टॉपिक देख रहा है इस चैप्टर के अंदर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 5वीं अभिक्रिया हो जाती है एरोमेटिक एमिनो की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं तो ये मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है। इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत स्नेह करने वाले
तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले समूह। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव से प्यार करने वाले समूह कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अर्थात स्वयं कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। और धनात्मक जो समूह होते हैं वो कहाँ पर जाके जुड़ते हैं? जहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन मिल सके, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो। ओके, अब एनिलीन यानी कि हम एमीन को देखते हैं क्या होता है। देखिए, एक एमीन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब हमको समझना है कि यदि कोई भी आने वाला आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा जो धनात्मक होगा, वो इस एनिलीन यानी कि एरोमेटिक एमीन के कौन से स्थिति पर आकर के जुड़ेगा या आक्रमण करेगा, ये हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सी स्थिति पर ऋण आवेश आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। जब केवल आपका NH2 जुड़ा होता है बेंजीन के ऊपर, तो उस टाइम पर जो NH2 होता है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आगे नीचे वो शिफ्ट करता है। ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये आगे यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ पर। इस प्रकार से क्या होता है? अनुनाद होता है। इस प्रकार से अनुनाद के माध्यम से दोस्तों यदि हम लोग इसकी अनुनाद संकर संरचना को बनाएं तो अनुनाद संकर संरचना कैसी बनती है? कुछ इस प्रकार से। देखिए, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पर ऋण आवेश आता है। क्या आता है? ऋण आवेश। और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर प्लस चिन्ह आएगा। तो जहाँ जहाँ पर कभी कभी आता है प्लस चिन्ह, कभी नहीं आता है, तो उसके लिए दर्शाएंगे पार्श्व नेगेटिव, पार्श्व नेगेटिव, पार्श्व नेगेटिव। बाकी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि अनुनाद करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो नाइट्रोजन होता है और बेंजीन वाला कार्बन के मध्य कभी कभी डबल बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए डैश डैश दर्शा देंगे। और NH2 के ऊपर प्लस चिन्ह, तो इसको हम दर्शा देंगे पार्श्व पॉजिटिव। ठीक है, ये बंद होते हैं, आगे अनुनाद करेंगे तो इसकी संकर संरचना को ऐसे दर्शा देंगे बंद के लिए। ठीक है, तो ये है इसके अनुनाद संकर संरचना। इसमें आपको ये नहीं समझना अनुनाद, आपको अनुनाद में समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी स्थिति पर नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो दोस्तों, जो मेन समूह आपके जिस भी कार्बन पर जुड़ा हुआ है उससे लगा करके 5 वाले कार्बन की जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं ऑर्थो स्थिति। कौन सी स्थिति कहते हैं? ऑर्थो मतलब O। इसके 5 वाली जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं मेटा स्थिति M। और इसके 5 वाली स्थिति पैरा स्थिति, पैरा बोले तो P। नेगेटिव चिन्ह कहाँ कहाँ पर आया है? इसको भी ऑर्थो ही बोलेंगे, इसको मेटा बोलेंगे, इसको पैरा बोलेंगे। तो ऑर्थो और पैरा, नोट बात यहाँ पर ये है कि यदि हम एनिलीन लिया है, इस एनिलीन में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है, अतः इस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण करता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको आगे नहीं समझाना पड़े। हालांकि हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इसका आक्रमण करवाया, जो पॉजिटिव हो उसका आक्रमण करवाया, तो वो जुड़ेगा आपका एक तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ सकता है या फिर पैरा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर नहीं जुड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जब हम कोई अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल बोले तो H+, ये पहले वाली स्थिति होगी। अब इसमें यदि अम्ल की उपस्थिति में हम आक्रमण करवाते हैं किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही आपको पता है कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। लेकिन इस अम्ल ने H+ दिया, H+ के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भाई साहब ये आपका अटैक करेगा सीधा इस नाइट्रोजन के ऊपर,
और आपका नाइट्रोजन होता है वो अनुनाद करने के बजाय, अनुनाद आगे करने के बजाय इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को वो देता है हाइड्रोजन को, तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। समझना ध्यान से बात को। इसके ऊपर आ जाएगा NH3। अब एक H इसके ऊपर चला गया तो इसके ऊपर आ जाएगा NH3, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर आ जाएगा प्लस। सेम कंडीशन है, लेकिन बात ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिए, इस हाइड्रोजन को, बेंजीन को ना दिए, तो फिर क्या हुआ? अनुनाद आगे नहीं होगा। जब अनुनाद नहीं होगा तो फिर इसके ऊपर प्लस चिन्ह को ख़त्म करने के लिए अनुनाद उल्टा होगा। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो अनुनाद अब बेंजीन से समूह की ओर हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले समूह से बेंजीन की ओर हो रहा था, यहाँ पर बेंजीन से समूह की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पैरा स्थिति पर प्लस चिन्ह आ जाएगा और ऑर्थो स्थिति पर प्लस चिन्ह आ जाएगा। आ रही बात समझे? जहाँ जहाँ पहले नेगेटिव चिन्ह आ रहा था वहाँ पर अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चिन्ह। और आपका जो मेटा स्थिति होगी उस मेटा स्थिति पर पार्शियल नेगेटिव आप मान सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर तो है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है। अर्थात जब आप लोग NH3 के संदर्भ में देखोगे तो दोस्तों मेटा स्थिति पर भी, मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। आक्रमण करता भी लिख सकते हो, उत्पाद बनता भी लिख सकते हो, ठीक है। जब NH3 बनता है तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अर्थात जो आने वाला होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह वो जुड़ेगा मेटा स्थिति पर। तो कभी कभी आप लोग देखोगे दोस्तों रिएक्शन के अंदर, आगे हम समझेंगे इसके बारे में, रिएक्शन के अंदर तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनने के साथ साथ में मेटा उत्पाद भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होगा वो हम रिएक्शन के अंदर समझेंगे। इसके अंदर पहली अभिक्रिया दे रखी है हैलोजनीकरण या हैलोजनन। आपको पता है हैलोजनीकरण और हैलोजनन का मतलब क्या होता है। एमीन लेते हैं, एनिलीन, जलीय ब्रोमीन, संख्या में 3 लेंगे, Br2। बेंजीन के प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन होते हैं। ये Br2 में से 3 Br होंगे, Br2 में से 3 Br होंगे, वो 2 तो ऑर्थो के हाइड्रोजन और एक पैरा का हाइड्रोजन साथ में लेकर के 3 HBr बाहर निकल जाएंगे, 3 HBr बाहर निकल जाएंगे। 3 Br2 है ना, तो संख्या में कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6। तो 6 में से 3 HBr अलग हो जाएंगे, बाकी 3 Br बचे हैं वो इन स्थिति पर जाके जुड़ जाएंगे और आपका उत्पाद क्या बनेगा देखिए। अब इनको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर Br जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। इसका नाम क्या होगा देखिए, संख्या देनी है, मेन समूह 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6, 2 4 6 कितने हैं Br? 3। 3 के लिए हम ट्राई लिखते हैं और Br के लिए ब्रोमो लिखते हैं, तो ट्राई ब्रोमो। और बेंजीन के ऊपर NH2, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन, तो हो जाएगा एनिलीन। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। एनिलीन कमरे के ताप पर ही ब्रोमीन जल, जलीय ब्रोमीन या ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का श्वेत अवक्षेप देता है। ये होता है PPT। वाइट क्या होती है? PPT होती है, श्वेत अवक्षेप होता है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर समझा कि यदि हम जलीय Br2 हैलोजन की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो फिर यहाँ पर इस प्रकार का उत्पाद मिलेगा, लेकिन हमको एमीन के केवल एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि हमको केवल एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है और एक हेलो
प्रतिस्थापन व्युत्पन्न उत्पाद बनाना है ना, व्युत्पन्न करना है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको समझते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम आगे क्लियर करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम समझते हैं कि यदि हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक हैलोजन जोड़ें तो फिर क्या होता है। दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अपना एनिलीन होता है इसमें NH2 समूह होता है, वो NH2 समूह ज़्यादा सक्रिय होता है। समझिए ध्यान से क्या होगा। एरोमेटिक हम एमीन लेते हैं, वही एनिलीन। इस एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से, CH3CO होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। पिरिडिन की उपस्थिति में करवाते हैं। दोस्तों क्या होता है देखिए, एनिलीन का NH2 समूह आपको पता है सक्रिय होता है, इसका प्रोटेक्शन आवश्यक होता है। इसके लिए हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट को खोल के मैं आपको बताता हूँ वो कैसा होता है। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्रेट ऐसा होता है, CH3COOCH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्रेट। इसकी पिरिडिन के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ में। ये क्या करता है, इसके साथ में जुड़ करके NH2 समूह को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो किसी अम्ल के साथ में या फिर किसी अन्य के साथ में अभिक्रिया न करे। बॉन्ड टूटेगा आपका CO और O के मध्य, जिसमें NH2 में से इसके साथ में 2 H हैं, एक जो H होता है ये एक H इसके साथ में कनेक्ट होकर के ये पूरा आपका समूह बाहर निकल जाएगा, और CO होता है ये आपका इस N के साथ में कनेक्ट होगा। आ रही है बात समझे। इसी को मैंने ऊपर लिखा है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो NH और COCH3 डन। CH3COO और H बाहर क्या निकलेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे एन फेनिल, फेनिल मतलब बेंजीन। 1 2 2 कार्बन है तो एथेन और एमाइड, एथेनेमाइड। इसकी अभिक्रिया हम Br2 से करवाते हैं। Br2 संख्या में 2 है, समझना ध्यान से। ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोजन होता है, या तो आपका ऑर्थो स्थिति वाला Br के साथ बाहर निकल जाए HBr के फॉर्म में, या फिर Br इसके साथ मिलकर के बाहर निकल जाए HBr के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 उत्पाद बन सकते हैं। क्या क्या वो समझिए। या तो एक Br आपका यहाँ पर जुड़े तो ये बन जाता है ऑर्थो वाला, या फिर ये Br यहाँ पर जुड़े तो ये बन जाता है पैरा वाला। इसका नाम हो जाएगा, चाहे आप पैरा से लिखो या संख्या में 1 और 2, तो 2 से लिखो। तो मैं ऑर्थो लिखता हूँ, ऑर्थो ब्रोमो एसिटिनेलाइड, इसको बोलते हैं पूरे को एसिटिनेलाइड, या इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो एसिटिनेलाइड, इसको बोलते हैं 4 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्रोमो एसिटिनेलाइड या पैरा ब्रोमो एसिटिनेलाइड। दोस्तों इन दोनों का हम लोग आगे करवाते हैं जल अपघटन। तो इन दोनों का हम आगे करवाएंगे जल अपघटन H2O, जो कि अम्ल की उपस्थिति में H+ की उपस्थिति में। क्या होगा देखिए ध्यान से। जैसे हम लोग अपघटन करवाते हैं जल अपघटन, तो जल टूटता है H+ और OH- में, जिसमें से H+ इनके साथ जुड़ेगा और OH- होते हुए इनके साथ जुड़ेगा। तो CH3COOH, मतलब जैसे यहाँ पर बाहर निकला था CH3COOH, इसी तरह से बाहर निकल जाएगा ये समूह आपका, यहाँ से भी ये समूह बाहर निकल जाएगा और NH के साथ में H जुड़ जाएगा और फाइनली आपका उत्पाद मिल जाएगा दोनों। दोस्तों ये तो पूरा बाहर निकल जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा,
CH3COOH बाहर निकलेगा। बाकी ये उत्पाद मिलेंगे आपको, जिसमें से यहाँ पर H जुड़ेगा तो NH2 और NH2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये है आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन और ये है आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। इसमें से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? तो दोस्तों दो समूह दूर दूर हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण कम होगा तो वो अस्थाई ज़्यादा होंगे, और दो समूह अगर पास पास में हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, जिससे दोस्तों उनमें अस्थायित्व कम होगा। तो दोस्तों आपने देखा, यदि आपको एकल हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, एनिलीन का एकल हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके उत्पाद बनाने हैं तो इसके लिए आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें आवश्यक बात यह है कि आपको NH2 समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड की सहायता से इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये हमको एक हैलोजन प्रतिस्थापन व्युत्पन्न मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। ठीक है, जिसमें से मुख्य रूप से स्थायी होगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये वाला। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। जब एनिलीन का एकल हैलो प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना हो तो NH2 समूह के सक्रियण प्रभाव को कम करने के लिए पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलीकरण द्वारा इसको रक्षित यानी कि प्रोटेक्ट किया जाता है। यदि हमको एकल वाला चाहिए उत्पाद तो इसके लिए जो आपका NH2 समूह होता है उसके सक्रियण प्रभाव को कम करने के लिए हम पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी क्रिया करवाते हैं, एसिटिलीकरण करवाते हैं, और फिर ये आपका हो जाएगा रक्षित, प्रोटेक्ट किया जाता है इसको। इसके पश्चात प्रतिस्थापन करते हैं और फिर अंत में प्रतिस्थापन एमाइड का जल अपघटन किया जाता है। ये है एमाइड, इसको बोलेंगे ऑर्थोब्रोमो एथेनेमाइड और इसको भी बोलेंगे पैरा ब्रोमो एथेनेमाइड। ये एमाइड है, ये एसिटिनिलाइड है। इसका हम लोग आगे जल अपघटन करवाते हैं और हमको क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है, जिसमें मुख्य उत्पाद होगा पैरा वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। दोस्तों सेकेंड अभिक्रिया हो जाती है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों एमीन की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, और इस एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं सांद्र H2SO4 से। दोस्तों H2SO4 को मैं आपको खोल के बताता हूँ कैसा होता है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें ये हाइड्रोजन होता है वो बाहर निकलेगा H+ के फॉर्म में और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा। ये H+ क्या करता है, जो आपका एनिलीन होता है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है, उससे वो ग्रहण कर लेता है और उसके साथ में जुड़ जाता है। और आपको पता है जब आपका H+ जुड़ता है NH2 से तो क्या बनता है, NH3। तो NH3 के ऊपर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए इस H+ को। बाकी ये जो होता है वो पूरा इसी से जुड़ा रहेगा। HSO4 है, 4 आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है। ठीक है, अब इसको बोला जाता है दोस्तों एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट ये एक मध्यवर्ती बनता है। इसको हम आगे 400, यहाँ पर लिखा हुआ है 465 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। क्या होगा समझना ध्यान से। यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, बाकी एक हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकल सकता है ऑर्थो पोजीशन से या फिर पैरा पोजीशन से निकल सकता है। ये जो समूह होता है वो बदल जाता है दोस्तों SO3H में, या फिर मैं आपसे कहूँ कि जो H2SO4 होता है वो H2SO4 हमको SO3H समूह प्रदान करता है। ठीक है, बस बीच में एक मध्यवर्ती बनता है वो आप लोग समझ लिया। तो SO3H होगा वो तो या इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर लग सकता है या फिर इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर लग सकता है। आ रही है बात समझ में? मैंने इसी में से लिया है। बाकी यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो दो उत्पाद बन सकते हैं।
अब NH3 से NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये SO3H इसमें से या तो यहाँ पर जुड़ सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं SO3H प्लस ये SO3H यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है। क्या नाम है देखिए, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दोस्तों इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? पैरा वाला, ठीक है। तो पैरा वाला आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा। डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। एनिलीन की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया से एनिलीन की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया से एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसे लगभग 465 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। इसको 465 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या इसको बोलते हैं सल्फेनेलिक अम्ल, इसका दूसरा नाम है सल्फेनेलिक अम्ल, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये आपका मुख्य उत्पाद होगा। लेकिन इसके साथ में ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या इसका नाम हो जाएगा आर्थेनिलिक अम्ल, इसका, ठीक है, भी बनता है साथ में। दोस्तों एक खास बात है, क्या होती है इसको समझिए। इसकी बात करते हैं हम लोग पैरा वाले की। होता क्या है, जो नीचे SO3H समूह जुड़ा हुआ है, ये SO3H समूह, इसमें से हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है, इस ऑक्सीजन को दे करके खुद वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको आगे समझाया था वही है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है कि आपका H होता है वो SO3 को छोड़ करके NH2 के साथ में मिल करके बनाएगा NH3 प्लस और नीचे होगा SO3 माइनस। इसको बोला जाता है ज्विटर आयन, इसका नाम हो जाएगा ज्विटर आयन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों अब हम समझते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, लास्ट एंड फाइनल नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इसमें हम लोग एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ साथ में नाइट्रिक अम्ल भी लेंगे। इसमें या तो H यहाँ से ऑर्थो से निकल सकता है या फिर पैरा से निकल सकता है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। इसमें समझ लीजिए आप लोग, जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो हमको दोस्तों NO2 समूह प्रदान करता है। ये NO2 समूह होता है वो क्या करता है, या तो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ सकता है या फिर इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर जुड़ा तो ये बना ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन, यहाँ पर जुड़ सकता है तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। दोस्तों ये हो सकता है, लेकिन हम एक्चुअल में जाके देखते हैं तो इसके अंदर मेटा का भी आपको मिलेगा उत्पाद। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ऐसा क्यों होता है। तो मेटा पर भी आपको NO2 समूह देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ से भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है। तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो ये मिलेगा 51%, ये हमको मिलेगा 2% और ये हमको मिलेगा 47%, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग। हमको भाई साहब ये दोनों चाहिए थे, जिसमें ये तो मिला लेकिन ये बहुत कम मिला ऑर्थो वाला, और ज़्यादा मिला इससे भी कौन, मेटा वाला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों H2SO4 होता है वो हमको प्रदान करता है H+ आयन। ये जो H+ आयन होता है वो जुड़ता है NH2 से, और NH2 होता है उसमें बना देगा NH3। जब NH3 बन जाएगा तो अनुनाद बेंजीन से समूह की ओर होगा, और जहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चिन्ह आना चाहिए
पहले आता था NH2 था तब, फिर बाद में अगर ये जुड़ जाता है H+ तो फिर क्या होगा, मेटा स्थिति पर नेगेटिव आएगा। और इस कारण से आपको ऑर्थो और पैरा के साथ साथ में मेटा उत्पाद भी देखने को मिलता है। यदि हम लोगों को ये नहीं चाहिए और हम लोगों को ये दोनों ही चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, हम क्या लेंगे, कोई प्रोटेक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं जो कि NH2 समूह को प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके पश्चात रिएक्शन होती है और हमको जो उत्पाद चाहिए वो मिलते हैं। अब ये कैसा होता है समझते हैं हम लोग। प्रतिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं CH3CO2O पिरिडिन की उपस्थिति में। क्या होता है आप लोगों को पता है, CH3COCH3 यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से आपको एक H होता है उसको दे देना है, ठीक है। तो एक H आपका होगा वो इनके साथ जुड़ेगा, बाकी ये पूरा समूह होता है, ये पूरा समूह नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बीच में, NH होगा, इसके साथ जुड़ेगा COCH3, तो NH के साथ जुड़ेगा COCH3। ये दोस्तों बना आपका एन फेनिल एथेनेमाइड या फिर इसका नाम हो जाएगा एसिटिनेलाइड। इसके अभिक्रिया हम लोग करवाते दोस्तों सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 से। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर वही तो लिया है जो ऊपर लिया था वही, बट दोस्तों इसमें क्या है कि आपका NH होता है समूह, ये प्रोटेक्शन में आ गया है, ठीक है। अब ये अगर H+ देता है तो भी ये ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए इसी कारण से। तो अब तो प्रोटेक्ट हो चुका है, तो आपका जो HNO3 होता है वो हमको देगा दोस्तों NO2 समूह। जब ये NO2 समूह देता है तो यहाँ पर एसिटिनेलाइड के दो कंडीशन है, या तो आपका H निकल सकता है ऑर्थो का या फिर H निकल सकता है पैरा का। तो पैरा का निकलेगा तो पैरा उत्पाद बनेगा, ऑर्थो का निकलेगा तो ऑर्थो उत्पाद मिलेगा। तो दोनों उत्पाद में लिखता हूँ दोस्तों, यदि NO2 समूह आपका जुड़ा ऑर्थो पर तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एसिटिनेलाइड, ठीक है। यदि ये जुड़ता है पैरा पर NO2 समूह तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटिनेलाइड। इसका आगे अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं दोनों का H+ की उपस्थिति में, तो क्या होगा समझना ध्यान से। इसमें आपका H2 टूटेगा H+ और OH- के अंदर, यहाँ से ये टूटेगा जिसमें H+ होता है वो NH के साथ जुड़ेगा, बाकी COCH3 उसके साथ में OH जुड़ेगा, तो CH3COOH बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर बाहर निकला था ना CH3COOH यहाँ पर बाहर निकला था, वैसे यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा और H होगा वो इसके साथ मिलकर के NH2 बना देगा। सेम यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, तो दोनों उत्पाद आपको मिलेंगे। NH2 हो जाएगा यहाँ पर, बाकी वही रहेगा NO2 ऑर्थो पर, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। प्लस इसकी बात कर लेते हैं NH2, ये पैरा पर है तो नीचे आ जाएगा NO2 दोस्तों, ये NO2 लिखा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, जो कि ये एक मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। तो मुख्य उत्पाद आपका कौन सा हो जाएगा, पैरा वाला। तो ये आपने समझा कि यदि हम लोग मेटा को नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोटेक्शन वाले समूह को लेते हैं, मतलब उसके साथ में उसकी रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन की, तो दोस्तों हमको मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। बाकी रही इसकी डेफिनेशन तो मैं लिखता हूं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों
अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी इसकी सारी लैंग्वेज यहाँ पर मैंने लिख दी है, समझे ध्यान से। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रिक कारक मिश्रण, जो पहली जो रिएक्शन एक लाइन में मैंने आपको बताई थी ना, जिसमें 3 उत्पाद मिल रहे थे, उसमें इसकी बात हो रही है कि एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रिक कारक मिश्रण जो कि सांद्र HNO3 या सांद्र प्लस सांद्र H2SO4 के साथ में कराने पर ऑर्थो व पैरा उत्पाद के साथ साथ अधिक मात्रा में मेटा उत्पाद भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा 47% मेटा उत्पाद मिला था, ठीक है, जो कि ऑर्थो से ज़्यादा था, क्योंकि एनिलीन होता है वो H2SO4 का प्रोटॉन ग्रहण कर, मतलब H2SO4 होता है वो H+ देता है जो कि प्रोटॉन, उसको वो ग्रहण करता है कौन, एनिलीन का NH2 समूह, एनिलीनियम आयन बना देती है। इसके बनने से क्या होगा, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षी होगा समूह वो ऑर्थो और पैरा के साथ साथ में मेटा स्थिति पर भी आक्रमण करता है और मेटा उत्पाद देता है। फिर हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया का नियंत्रण करने के लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग करेंगे, जो कि NH2 समूह का रक्षण करता है, वो प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। करने पर बने जो उत्पाद है उसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, और जल अपघटन के दौरान पैरा नाइट्रो एनिलीन जो कि एक मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है और साथ में ऑर्थो भी बनता है जो कि साइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। हमारा जो एमीन था वो खत्म हो चुका है, इसका निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया सब कंप्लीट। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।